नमस्कार, जन भारत समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स के साथ हैं जिन्होंने राजनीति के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी अग्रसर कार्य किए हैं। आज हम हैं बीजेपी प्रवक्ता संदीप खेड़ेकर के साथ, जिन्होंने राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी अग्रसर है और अपनी भूमिका अहम तरीके से निभा रहे हैं। संदीप सर, आपका जन भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि आपकी जर्नी की शुरुआत, कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके छोटे पहलू के बारे में आप थोड़ा बताएं हमें। देखिए, मेरे पिताजी काम के सिलसिले में इंदौर गए, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर गए और वहाँ उम्र के 7 साल का जब मैं था तब मैं पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया। तो मेरा जो पाया है वो संघ का है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम मैंने 10 साल तक वहाँ करता रहा, स्वयंसेवक बनकर भी करता रहा। मेरी शाखा का मैं मुख्य शिक्षक भी रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ गरवारे कॉलेज में आया, 11वीं 12वीं वहाँ से किया। फिर मैं फर्ग्यूसन में बीएससी के लिए एडमिशन लिया। फिर उसके बाद मैंने सिम्बायोसिस से 5 ईयर लॉ कोर्स किया, खाली मैंने सनद नहीं ली। और 1985 में जब पहला सर्टिफिकेट कोर्स जर्नलिज्म का शुरू हुआ रानडे इंस्टीट्यूट में, आदरणीय गोपाल राव पटवर्धन ने वो शुरू किया, तब मैंने जर्नलिज्म का भी काम, उस कोर्स पूरा किया। इसके बाद मैंने पतित पावन संगठन के संपर्क में मैं आया और आप ये समझिए कि 85 से लेके 2000 तक मैं पतित पावन संगठन, जिसे लोग एक मिलिटेंट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, उस ऑर्गेनाइजेशन का कॉलेज स्तर से लेके शहर स्तर तक और बाद में महाराष्ट्र प्रदेश का संगठन का काम मैंने किया। महाराष्ट्र प्रदेश संगठक करके मेरे पास जवाबदारी थी और पतित पावन संगठन का काम करते करते फिर 2000 साल में गोपीनाथ जी मुंडे साहब ने मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का न्योता दिया और मैं भारतीय जनता पार्टी में उनके अग्रणी में प्रवेश किया। अनिल शिरोडे साहब उस समय शहर के अध्यक्ष थे, प्रदीप रावत जी उस समय सांसद थे और इस तरह से मेरा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवास है वो शुरू हुआ। सर, आपने बताया आपने जर्नलिज्म किया, तो जर्नलिज्म करने के बाद ऐसी कौन सी प्रेरणा आपको मिली कि आपको राजनीतिक में आने नहीं, का? जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था, संघ के संस्कार तो थे ही, और मैं जब यहाँ हॉस्टल में रहता था तो मैं जिन लोगों के संपर्क में आया वो सभी लोग पतित पावन संगठन का काम करते थे। माननीय नितिन सोनटके साहब थे, विद्यावत्सल क्रांतिकिरण अन्ना प्रगड़ा जी थे, उज्जवल केसकर हैं, वो भी पतित पावन का काम करते थे और उस काम से मैं प्रभावित हुआ और मैं राजनीति की तरफ खींचता चला गया। सर, एज अ प्रवक्ता आपको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? कुछ वर्ड ऐसे आते होंगे, कुछ शब्द ऐसे निकलते होंगे जो लोगों को चुभते भी होंगे। नहीं, मैं इस क्षेत्र में काफी समय काम किया है। पुणे वर्तमान नाम का एक पेपर भी पुणे में चलाया। तरुण भारत की जो मशीनरी थी वो हमारे जो बंधु सम थे नितिन सोनटके साहब, उन्होंने पूरा करके और वो पेपर हम चलाते थे। तो मुझे इस बात का ज्ञान है कि किस तरह से सवालों का जवाब देना चाहिए। देखिए, मुझे आंदोलन सम्राट की पदवी पुणे में मिली हुई है। इतने आंदोलन मैंने पतित पावन संगठन में भी किए। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का शहर अध्यक्ष 4 साल तक रहा, तब भी किए। उसके बाद भी शहर का उपाध्यक्ष, शहर का सरचिटनेस, फिर उपाध्यक्ष। तो सभी संगठनात्मक पदों पे काम करते हुए जो संघर्ष का समय था भाजपा का, वो 15 साल पतित पावन में संघर्ष और 15 साल भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष। फिर 2014 में हमारी सरकार आने के बाद ये संघर्ष कुछ कम हुआ, लेकिन इस पूरे दौर में मैंने ये बात का पालन किया कि किसी के बारे में गलत बात नहीं करना है। मैंने इस बात का पालन किया कि किसी भी आंदोलन को आधे में नहीं छोड़ना है। किसी भी विषय का पूरा अभ्यास करके ही उस आंदोलन को आगे लेके जाना है। और इसमें मैं यहाँ ये बात कहूंगा कि सारे पी ने मेरे ऊपर बहुत प्यार किया। तो कौन कौन से पी थे? तो प्रेस, पुणे में 7 एक पेपर निकलते थे और सभी पेपर की हेडलाइन में संदीप खेड़ेकर हुआ करते थे, पतित पावन हुआ करती थी, भारतीय जनता युवा मोर्चा हुआ करती थी। पुलिस को मालूम था कि आदमी कुछ गलत नहीं करेगा, इसलिए मेरे घर आप पुराने आंदोलनों की फोटो देखेंगे, रूबी हॉल हो, रजनीश आश्रम हो, जहांगीर हॉस्पिटल हो, इलेक्स निगरानी हो, पुणे यूनिवर्सिटी हो, ईरानी हटाओ आंदोलन हो, हर जगह मुझे पुलिस का पूरा साथ मिला। तीसरा पी है पब्लिक,
तो पब्लिक साथ थी, इसीलिए मैं सारे आंदोलन कर पाया। और जिसको आप ये कहें कि जितनी भी पब्लिक फिगर्स थे वो भी सब मेरे साथ थे, मतलब मेरे विरोधकों से के साथ भी मेरी आज दोस्ती है। जिन लोगों से हम लोग बात भी नहीं करते, ऐसे ऐसे हमारे विरोधी पक्ष के सारे लोग, ये मेरे बहुत नजदीक से उनके साथ प्यार है, अच्छे रिश्ते हैं। क्योंकि मैं किसी के बारे में जो भी थोड़ा भी काम समाज के लिए करता है उसके बारे में गलत बात करना ये गलत है, ये बात मेरे जहन में पक्की है। और इसलिए मुझे सवालों के जवाब देते समय मैं सटीक जवाब देता हूं, टू द पॉइंट जवाब देता हूं। और जिसको क्या कहते हैं कि आजकल के पत्रकार जिस तरह से पकड़ना चाहते हैं उनकी पकड़ में नहीं आता मैं। आप मेरे अगर सारे इंटरव्यू देखेंगे तो अच्छे अच्छे जो लोग हैं जो इंटरव्यू लेते हैं वो कहते हैं अरे यार तुम तो तेल लगाए हुए पहलवान हो, तो हमारी पकड़ में नहीं आते हो। तो मैंने कहा ये संस्कार हैं संघ के, कि जिन संस्कारों के कारण हम अपनी वाणी पर काबू रख पाते हैं, अपने विचारों पर काबू रख पाते हैं और समाज में किस तरह से प्रेजेंट होना, इसका हमें ज्ञान है। सर, महाराष्ट्र के राजनीतिक में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? अभी आने वाले समय में तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कॉमन सिटीजन जो है वो राजनीति के आज के रंग रूप से बेहद बेहद नाराज है। वो व्यक्त नहीं हो रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, उसकी जबान इस मामले में वो अपनी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक आंतरिक बहुत बड़े पैमाने पर अस्वस्थता है, क्योंकि आज कोई किसी पार्टी में है, कल वो किस पार्टी में है इसका कोई भरोसा नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, राजनीति अब तत्वों पर नहीं चलती, बल्कि आजकल की राजनीति है ज्यादा करके किसी भी पार्टी में ज्यादा करके पैसा, लक्ष्मी है, चमकोगिरी है, इन सब के ऊपर ही राजनीति ज्यादा चलती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छे लोगों ने राजनीति में आना, राजनीति का रंग रूप बदलना और राजनीति में स्वच्छता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। और मुझे इस बात का अभिमान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या महाराष्ट्र में हमारा नेतृत्व देवेंद्र जी फडणवीस हो, ये स्वच्छ प्रतिमा के उत्तम चरित्र के धनी हैं। और वो निश्चित तौर पे मुझे इस बात का विश्वास है कि वो आने वाले समय में राजनीति में सफाई अभियान पूरे जोश खरोश के साथ निभाएंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी है, आप देख रहे हैं। इसमें मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि वेंकैया नायडू जी से हमने जब ये सवाल किया था तब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अभी अपर टैंक का क्लीनिंग चालू है। सो व्हेन द अपर टैंक इज क्लीन, द टैप वाटर यू गेट इज क्लीन। तो अभी ऊपर की सफाई चल रही है, धीरे धीरे नलके में निचले स्तर पर भी ये आएगा, राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, सफाई होगी और ये हिंदुस्तान फिर से एक बार एक सुजलाम सुफलाम हिंदुस्तान और सोने की चिड़िया कहलाया जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। सर, राजनीति के साथ साथ आप सामाजिक क्षेत्र में भी, सामाजिक कार्यों में भी बहुत इन्वॉल्व है। आप समाज के हर मुद्दे को सामने लाते हैं, ये आप कैसे कर पाते हो, ये कैसे संभव हो पाता है? जी देखिए, ऐसा है कि राजनीति तो एक, जिसको आप ये कहें कि एक माध्यम है सत्ता की तरफ जाने का, लेकिन समाज में आप जब काम करते हैं और समाज से आपको उस काम की जब रिसीट मिलती है, समाज आपके हर पहलू को ध्यान से देखता रहता है, पहचानता है, आपके हर कृत्य पर उसकी नजर होती है। तो सामाजिक कामों में से जो संतोष मिलता है, आत्मसंतोष, वो मेरे ख्याल से किसी भी राजनीति पद से बड़ा है। जब मैं किसी दिव्यांग की सेवा करता हूं, जब मैं किसी वृद्धाश्रम को मदद करता हूं, जब मैं किसी अनाथ बच्चे के लिए कुछ करता हूं, जब मैं किसी रोगी के लिए कुछ करता हूं, तो मुझे लगता है कि उसमें से मुझे जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो आत्मसंतुष्टि ही सबसे महत्वपूर्ण होती है इंसान की जिंदगी में। क्योंकि पद आते हैं, पद जाते हैं, आज कोई ऊपर है, कल कोई वहां और होता है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता का पद ये जिंदगी भर चलता रहता है। सर, आज की जनता की बेसिक नीड शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं। इसके लिए बीजेपी क्या कर रही है, क्योंकि रोजगार आज बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है? देखिए, मोदी जी ने जो स्टार्टअप लाया, उस स्टार्टअप के माध्यम से बड़े पैमाने पर
युवकों को आने वाले समय में रोजगार मिलेगा, वो खुद का रोजगार खुद उत्पन्न कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से हमारी अभी हम आर्थिक सत्ता महासत्ता होने की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान आज भी शांत है। अब एक नजर डालिए तो देखिए, श्रीलंका की हालत खराब है, बांग्लादेश की खराब है, पाकिस्तान की खराब है, ईरान की खराब है, अफगानिस्तान की खराब है। हिंदुस्तान जिस जिस देश से घिरा है उनकी हालत बहुत खराब है। दुनिया में अगर आप जाएंगे तो अमेरिका में अस्वस्थता है, यूरोप में अस्वस्थता है, लेकिन हिंदुस्तान एक देश ऐसा है जहां आज भी लोग बड़ी शांति से जी रहे हैं। लोगों को आज यहाँ अच्छे तरह से जो रोटी कपड़ा और मकान हम बोलते हैं वो मिल रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 2.5 करोड़ परिवारों को अब तक घर मिल चुके हैं। मोदी जी ने कॉन्सेंट्रेट किस बात पे किया? अरे जिसके घर में गैस नहीं था, चूल्हा जलता था, वो फूंक फूंक के बेचारी औरत परेशान हो जाती थी, उस घर में आज उज्ज्वला गैस योजना दी। जहां आप देखते थे कि रोज सुबह सुबह हाथ में कनस्तर लेके कहीं बाहर जाते थे शौच के लिए, उन घरों को मोदी जी ने टारगेट किया, हर घर में शौचालय बनवा दिया। जिन लोगों को कभी बैंक मालूम नहीं थी, उनके लिए भले जनधन योजना हो या अन्य योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने एक रूप बदल दिया। तो इन सारी चीजों के चलते और इसके साथ ही डेवलपमेंट में अगर देखेंगे आप तो जहां जहां मोदी जी जाते हैं, जैसे पद्मन के ब्रिज का कल उन्होंने उद्घाटन किया, उसका भूमि पूजन भी मोदी जी ने किया। पुणे मेट्रो का भूमि पूजन मोदी जी ने किया। आज मेट्रो दौड़ रही है। पुणे की सड़कों का अगर आप देखेंगे तो हर जगह पर लोग मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, और जब मेट्रो का पूरा विस्तार हो जाएगा तो ये शहर पूरा मेट्रो पे चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, राजनीतिक कहा जाता है एक अलग, लोग अलग नजरिए से ही देखते हैं, उस पर विश्वास, ट्रस्ट जैसी चीजें लोग थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं या आह्वान करना चाहता हूं कि अब अच्छे लोग आ गए हैं। अच्छे लोग अगर अच्छी चीजों से दूर रहेंगे और किसी बुराई को डरकर वो अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो ये गलत है। देखिए, अगर आप पूरा स्टडी करें तो 99% सज्जन शक्ति है, 99%, और केवल 1% दुर्जन है। अब ये 1% दुर्जन ये संगठित है और 99% जो है सज्जन शक्ति जो है वो संगठित नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पे आज ये दिखता है कि दुर्जनों का राज है, लेकिन जब ये 99% संगठित होके इसका प्रतिकार करेंगे तो मुझे विश्वास है कि विजय ये सज्जन शक्ति का ही होगा। यही इतिहास है। आप रामायण महाभारत के काल से देखते चले आइए, सतयुग के काल से लेकर अभी कलयुग तक अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। इसलिए अच्छे लोगों ने राजनीति में आना ये समय की जरूरत है। पढ़े लिखों ने राजनीति को भी एक करियर की तौर पे करना ये समय की जरूरत है। सर, आपने बोला कि युवा पीढ़ी को भी करियर के तौर पे देखना चाहिए, लेकिन एक करियर की तौर पे आने के लिए राजनीतिक में घुस पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो आप सीधे तौर पे राजनीतिक में नहीं आ सकते, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद लोग आसानी से डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, एक्टर्स बन सकते हैं, बट राजनीतिक में वो कैसे अपने करियर को लेके आए। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट या एक MBA स्टूडेंट या किसी भी फील्ड से हो, लेकिन अगर उसे लग रहा है कि समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो राजनीतिक में कैसे आए? इसके लिए बीजेपी क्या करेगी और इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अरे बीजेपी ने कर दिया, क्या करेगी? क्या बीजेपी ने एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। बीजेपी ने एक सामान्य स्त्री जिनका किसी को पता नहीं था, जो बहुत शांति से अपना काम करती थी, वो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आज इस देश की राष्ट्रपति हैं। जो एकनाथ जी शिंदे रिक्शा चलाया करते थे वो आज इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद तक गए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां सामान्य व्यक्ति ये उच्च पद तक पहुंच चुका है। इसलिए मुझे ये लगता है कि अब हम आदर्शों पे बात करें, उन आदर्शों पे जिन्होंने शून्य से शुरुआत करी और आज वो सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। अगर हम उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि आने वाले समय में पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग अभी अगर इसको करियर की तरह करें, आए, तो वो पूरा चित्र बदल सकते हैं और इस देश के विकास में अपना हाथ दे सकते हैं।
सर, राजनीतिक को आप अगले 5 सालों में कहाँ तक देखना चाहते हो, और विशेषकर आपसे कि आप अपने आप को इस 5 सालों में आपकी क्या योजना है? नहीं देखिए, मैंने तो मुझे पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है। मैंने मेरे नेताओं को, मुझे मेरी अगर उनको काबिलियत लगी तो मुझे कोई काम देंगे। आज उनको लगता है कि मेरी काबिलियत अच्छे पक्ष संगठन में है, मैं पार्टी का काम अच्छी तरह से कर सकता हूं, तो मुझे सारे पार्टी के पद दे रहे हैं। कल अगर उन्हें लगा कि भाई ये पार्षद हो सकता है या कहीं विधायक हो सकता है या कहीं सांसद हो सकता है, तो वो चांस देंगे। उन्होंने नहीं लिया तो भी मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला, मैं सामाजिक काम में ज्यादा रस लेता हूं और मुझे लगता है कि जिसकी नाव समाज के साथ जुड़ी हुई है उसे जिंदगी में कभी कुछ कम नहीं पड़ता। और सर, सबसे लास्ट में पुणे मनपा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है और क्या योजनाएं बनाई जा रही है? तैयारी, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, भाजपा इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता ना थकता है, ना हारता है, ना झुकता है। वो हमेशा तैयार रहता है, दिन रात काम चालू है। अभी 3 साल हो गए पुणे मनपा में पार्षद नहीं है, महापालिका कंस्टिट्यूट नहीं है, लेकिन अब मेरी वाइफ जो यहाँ पार्षद थी उसका काम आज भी चालू है। आज भी बड़े पैमाने पे लोग उसे फोन करते हैं, सुबह से लेके रात तक। कोई कचरे की समस्या है, लाइट नहीं है, कहीं ज्यादा मच्छर हो गए हैं, कहीं पानी कम आ रहा, प्रेशर से आ रहा है, लोग फोन करते हैं और वो सबकी समस्याएं छुड़वाती है। तो ये जिस तरह से मेरी पत्नी करती है, उसी तरह से भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने तरीके से समाज के साथ जुड़ा हुआ है और वो समाज की तरफ से जो जो प्रॉब्लम्स, समस्याएं सामने आती हैं उनको छुड़ाने का प्रयास करता है। इसलिए मुझे लगता है कि महापालिका की इलेक्शन कभी भी होने दीजिए, भाजपा बहुमत के साथ पूरे महाराष्ट्र में सत्ता पर निश्चित तौर पे सभी महापालिकाओं में आएगी। मेरा कहना है कि चुनाव होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी का सत्ता में रहना, कहीं विरोधक रहना। हम जिस तरह से अभी पूरा ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दे चुके हैं, ये समाज के लिए बहुत घातक है। इसमें वो अधिकारी तो है, 2-3 साल के लिए एक जगह पे वो आता है, फिर अगली जगह निकल जाता है। उसका ना तो उस शहर के साथ कोई नाता रहता है, ना उसे उस शहर के विकास के कामों की मालूमात होती है। इसलिए जो पार्षद है, वो पार्षद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसे अपने विभाग के नागरिकों की जरूरतें मालूम है, उसे अपने शहर की समस्याएं मालूम है, और इसलिए ये चुनाव जितने जल्द हो, मुझे लगता है कि वह हमारे पुणे शहर की अगर बात करें तो शहर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय जनभारत को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।